तकरीबन। डॉक्टर बिलाल, उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज का हमारा बहुत ही स्पेशल सेशन है, डायबिटीज़ रिवर्सल प्रोग्राम का पार्ट 1 आज हम करने जा रहे हैं। हमारे साथ है डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा गोंदल साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे आप सब? खैरियत से? ठीक है डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आज आपने हमारे लिए टाइम निकाला और स्पेशली इस टॉपिक के लिए डायबिटीज़ रिवर्सल प्रोग्राम या डायबिटीज़ के हवाले से जो हमने कन्वर्सेशन आज की रखी हुई है, क्योंकि हमारे मुल्क में भी दूसरे मुल्कों की तरह डायबिटीज़ बहुत बढ़ती जा रही है। और आज के सेशन में डॉक्टर साहब हम स्टार्ट करेंगे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के हवाले से। हम डॉक्टर साहब से कुछ सवालात करेंगे, उनसे पूछेंगे और कन्वर्सेशन के इख्तिताम पे आपको भी टाइम दिया जाएगा कि आपकी कुछ क्वीरीज क्वेश्चन हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मेरा सबसे पहला तो सवाल ये है डॉक्टर साहब कि ये क्या वजह है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में भी पिछले 15-20 सालों के अंदर डायबिटीज़ का रुझान बहुत बढ़ गया है, जस्ट लाइक अमेरिका और इंग्लैंड, और उसकी क्या रीज़न है कि बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ बढ़ती जा रही है और एपिडेमिक की सूरत इख्तियार कर गई है? इसमें दो मेन वजह हैं। एक तो ये वजह है कि जो एशियन पॉपुलेशन है हमारी जी, इसमें जेनेटिकली भी बेशक हम डाइटरी एज़ कम्पेयर टू जो हम बाहर की दुनिया के साथ खाना अभी भी हमारा ओवरऑल यानी देहात में शहरों में किसी हद तक उतना हैवी मील्स या उस तरह का नहीं है। ठीक है। लेकिन हमारा एशियन जो पॉपुलेशन है इसमें थोड़ा जेनेटिक है एलिमेंट जिसमें डायबिटीज़, जिसकी वजह से डायबिटीज़ जो है वो एशियन में ज़्यादा है। एक तो ये वजह है। ठीक है। सेकंड कंपोनेंट कि आप जिस तरह अर्बनाइजेशन हो रही है, आस्ता आस्ता लोग जो हैं वो घर का खाना कम, बाहर फैटी फूड ज़्यादा, ऑयली चीज़ें ज़्यादा, फाइबर इंटेक कम, और जो नॉन फाइबर डाइट्स हैं आपकी जिस तरह के बर्गर, पिज़्ज़ा और इस तरह की चीज़ें वो ज़्यादा, पेप्सी और जूसेस और प्योर वाटर की जगह पे ये चीज़ें ज़्यादा यूज़ होना शुरू हो गई हैं। ठीक है। दूसरा कंपोनेंट ये हो गया। तीसरा कंपोनेंट ये है कि जो लेवल ऑफ एक्टिविटी पहले होता था, आज से समझो 20-30 साल पहले, जी डॉक्टर साहब, तो वो लेवल ऑफ एक्टिविटी कम हो गया है। अब आपका जो है वो मतलब बैठ के काम करना है, गेम्स जो है वो आउटडोर ख़त्म होती जा रही हैं, कुछ सिक्योरिटी के हालात ऐसे हैं कि जिसकी वजह से बच्चों को हम बाहर भेज नहीं सकते। जिस तरह आज से 20-30 साल पहले बच्चे फिजिकली खेलते थे, अब वो उस तरह कम होता जा रहा है। घर में बैठ के देख लिया, तो ये सारे मतलब एक फैक्टर्स मिला के ना, तो ये सारे एक कम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स जो है ना, ये इसकी वजह। जिसमें बुनियादी आपने जो मेन बताया, जेनेटिक फैक्टर आपने कहा, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, और ये जो प्रोसेस फूड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, एक चीज़ मैंने भी अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा देखी है और आप तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इस चीज़ को बेहतर समझते और जानते होंगे कि उमूमी तौर पे पेशेंट हमेशा मैंने देखा है कि वो हादसाती तौर पे ही या इत्तफाकिया तौर पे ही जान पाता है कि मुझे डायबिटीज़ है। बहुत देर तक ये साइलेंट चलती रहती है। मैं चाहूँगा कि आप कुछ हमें बताएं, कुछ बुनियादी सिम्टम्स क्या हैं जिनकी वजह से एटलीस्ट आप अपने माइंड में कंक्लूजन निकाल सकें कि शायद मुझे शुगर लेवल्स मेरे बढ़ रहे हैं। उस पर दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जो हमारे पढ़ी लिखी फैमिलीज़ हैं, मिडिल क्लास, एवरेज, अबव एवरेज, अब ये एक ट्रेंड होना चाहिए कि जिस फैमिली में जिस तरह वेस्ट में है कि जी एक सेल्फ मॉनिटरिंग या जिसको कहते हैं ना एक अर्ली डिटेक्शन, अपनी सेल्फ केयर करना। बिल्कुल, कि अगर किसी की फैमिली में डायबिटिक है जैसे मदर या फादर, तो एट द एज ऑफ 35-40 वो खुद ही बंदे को जो है ना वो मेरा ख्याल है अपने टेस्ट जो है वो करवा लेने चाहिए। एक रूटीन चेकअप, मतलब हमारे यहाँ वो एक रूटीन चेकअप का जो कंसेप्ट है वो नहीं है। हमारे यहाँ यही है कि जब कोई बीमारी होगी तो उस वक्त ही वो मेडिकल नॉलेज में जो है ना वो आती है। तो ये रूटीन चेकअप अगर हम अपना करवाएं, स्पेशली वो लोग कि जिनमें रिस्क फैक्टर्स है, जैसे कि फैमिली हिस्ट्री है, जैसे कि ओबेसिटी है, जैसा कि वही कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। ये रिस्क आप ये टेस्ट वंस इन 6 मंथ्स कराएं या वंस इन अ ईयर कराएं? शुरू में जब आप लेट सपोज डायग्नोज अभी नहीं हुआ और जस्ट फॉर रिस्क फैक्टर या जस्ट फॉर करना चाहते हैं अर्ली डिटेक्शन, तो उसमें तो ईयरली भी काफ़ी है। ठीक है। लेकिन वंस अगेन एज पे भी डिपेंड करता है। अगर आपकी एज 45-40 प्लस हो गई है तो उसमें तो 6 मंथली रिकमेंडेड है। लेकिन अगर अर्ली अगर आप कहें 35 एज में, तो उसमें ईयरली जो है वो काफ़ी होता है। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, एक और चीज़ पूछना चाह रहा था कि जैसे जैसे इंसान की खुराक की वजह से और दूसरे रीजंस जो आपने शेयर किए, उसके शुगर लेवल्स बढ़ते जाते हैं या उसकी इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ती जाती है, तो क्या आपकी बॉडी कुछ आपको नेगेटिव सिम्टम्स देती है जिससे आप जान सकें? जी, उसमें आपको भी पता है टाइप 1 डायबिटीज़ होती है, टाइप 2 होती है। टाइप 1 में ये होता है कि आपकी एकदम से इमीडिएट डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन हो जाती है, जिसकी वजह से वो एकदम से प्रेजेंट कर देती है। ठीक है। टाइप 2 में रिलेटिव डेफिशिएंसी होती है, इसलिए वो एकदम से कई दफ़ा नहीं प्रेजेंट करती। उसकी सिम्टम ग्रेजुअल होती हैं, आस्ता आस्ता, लेकिन सिम्टम्स वही होती हैं कि एक अनएक्सप्लेन्ड बंदे को जो फटीग,
थक जाना थोड़ा सा काम करने की वजह से, जी रात को मतलब अब वही है कि ये क्रॉनिक सिम्टम्स होती हैं, पेशेंट समटाइम नोट नहीं करते, लेकिन अगर किसी को रात को 2 से 3 दफ़ा उठ के यूरिन करना पड़ अच्छा रहा है, अगर किसी को 2 से 3 दफ़ा उठ के पानी मतलब प्यास लगती है और पानी ठीक है पीने की ज़रूरत महसूस हो रही है, अगर किसी को जैसे कि यूरिन में इन्फेक्शन, किसी को स्पेशली फीमेल्स में कि यूरिन में इन्फेक्शन ठीक नहीं हो रही बार बार, अच्छा उसमें हो सकता है। अगर कोई पाँव पे ज़ख़म कुछ छोटा सा बनता है और वो ज़ख़म ठीक नहीं होता, ठीक है तो दैट इज़ वन ऑफ द सिम्टम के जिसमें फिर उसके बाद अगर कोई आई में प्रॉब्लम आ रही है कि विजन कम हो गई है, जैसे धुंधला, जैसे कि एक तो होता है ना कि एडवांस रेटिनोपैथी, अच्छा एक होती है कि जब आपका ब्लड शुगर लेवल 300-200 के करीब होता है ना, तो आपकी आइज़ में जो विट्रोसिमर और एक्रोसिमर जो फ्लूइड होता है जी तो वो ट्रांसपेरेंट नहीं रहता, अच्छा वो हो जाता है मतलब थोड़ा सा ओपेक हो जाता है, ठीक है ठीक है। वो आई शुगर की वजह से विस्कोसिटी बढ़ जाती है। बिल्कुल जब वो ठीक एक ओपेक होता है तो आपको धुंधला धुंधला और आपको ऐसे ना विजन में ओके प्रॉब्लम आती है, ओके और ये ट्रांजिएंट होती है, ये यानी जैसे ही आपकी शुगर डाउन होगी, नॉर्मल होगी, तो वो ठीक हो जाता है। सो एक ये भी एक सिम्टम है कि किसी पेशेंट को कोई मुझे कुछ दिन पहले ठीक नज़र आता था, लेकिन अभी मुझे चीज़ें धुंधला नज़र आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल पेशेंट ऐसे ठीक है, एक ये तो इस तरह की सिम्टम्स हैं कि जिसमें मतलब आप कोई At अनएक्सप्लेन ये फंगल इन्फेक्शन, ठीक है, अच्छा। ये एक होता है कि फंगल इन्फेक्शन अगर ठीक है, अक्सर हम एंडोस्कोपी करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कैंडिडियासिस, तो ये हैं चीज़ें जो अर्ली मतलब जिनसे हम डायग्नोज कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, आपने थोड़ा सा टच किया डायबिटीज़ 1 और डायबिटीज़ 2 को, मैं चाहूँगा थोड़ा सा उस बारे में मज़ीद एक्सप्लेन कीजिए। डायबिटीज़ 2 तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, जो कुछ फैक्टर्स आपने शेयर किए। 90% अभी भी हमारी पॉपुलेशन में टाइप 2 डायबिटीज़ है, 90%। ऑलमोस्ट 5% to 10% टाइप 1 है, और इसी तरह 2 to 3% जो है अदर काजेज ऑफ डायबिटीज़, ठीक है। जिसमें कि आपकी ड्रग इंड्यूस्ड एंडोक्राइन काजेज, मतलब हार्मोनल इम्बैलेंस, इस तरह की चीज़ें हैं। डायबिटीज़ 1 की डॉक्टर साहब मैं चाह रहा था उसके क्या रीजंस हैं मेन? डायबिटीज़ 1 जो होती है वो वैसे तो कहते हैं कि इट्स अ डिजीज़ ऑफ चाइल्डहुड, बच्चों की, बट दिस इज़ अगेन कंसेप्ट इज़ रॉन्ग। अच्छा टाइप 1 डायबिटीज़ जो होती है वो किसी भी एज में प्रेजेंट कर सकती है, ओके ठीक है, और अक्सर ये प्रॉब्लम होती है, हमारे पास पेशेंट ऐसे आते हैं कि जो एक्चुअली होते टाइप 1 है, लेकिन ये है कि वो हमारे पास लोग उसको टाइप 2 इंटरप्रेट करके तो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स और इन पे उन्होंने रखा होता है, ओके ओके और वो नहीं कंट्रोल हो रहे होते, और वो तो उसमें कुछ ख़ास चीज़ें हैं जो आल्दो इट्स अभी स्टिल के जी बच्चों में ही ज़्यादा कॉमन है, बट कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे कि एक पेशेंट है जो 45 की एज में आपके पास आता है और आगे कहते हैं जी कि मेरी डायबिटीज़ है। अब उसमें डिफरेंस क्या होता है टाइप 2 और टाइप 1 में? एक तो ये होता है कि सडन ऑनसेट, अच्छा यानी वो कहता है कि 6 महीने पहले तो मेरे शुगर टेस्ट बिल्कुल ठीक थे और अभी एकदम से शुगर मेरी आ गई, ओके और वो शुगर जो लेवल्स होते हैं वो आम टाइप 2 की तरह नहीं होते, जैसे 200-300, वो एकदम से 500-600 की रेंज में होते हैं। ओके एक ये डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस कि वो बंदा आपको वेट लॉस, आल्दो टाइप 2 डायबिटीज़ में भी वेट लॉस होता है थोड़ा सा, लेकिन अच्छा। वो उसमें बहुत ज़्यादा वेट लॉस होता है। अगर आप उसको देखेंगे, जिस तरह नॉर्मली हम टाइप 2 में कहते हैं कि जी ओबेसिटी, कि जी ओबीस, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो वो थिन लीन होगा, यानी ओके एज़ कम्पेयर टू टाइप 2 डायबिटिक, वो मतलब उसका जो बॉडी बिल्ट है या फिजिक है वो बिल्कुल थिन लीन होगी। बिल्कुल ठीक दैट इज़ द सेकंड थिंग। एंड द थर्ड थिंग कि उसमें अक्सर जो पेशेंट्स ट्राई करते हैं कि जी ओरल हाइपोग्लाइसीमिक्स वो ले रहे हैं, दवाइयाँ ले रहे हैं, लेकिन उसका कोई असर नहीं हो रहा था। अच्छा नॉर्मली टाइप 2 डायबिटीज़ में आप कोई भी मेडिसिन शुरू कर दें, थोड़ी दें ओरल हाइपोग्लाइसीमिक्स, तो उसमें एटलीस्ट होता है कि कुछ ना कुछ इफेक्ट आता है, ब्लड ठीक शुगर है। थोड़ा सा डाउन होता है। ठीक है लेकिन टाइप 1 डायबिटिक में अगर आप ओरल हाइपोग्लाइसीमिक देंगे तो कहते हैं बंदा कि भी मेरी शुगर जो है 500-400 है, और वो उसमें 50-60 का डिफरेंस सिर्फ आया है कुछ, अच्छा वो भी शायद नॉन फार्माकोलॉजिकल जैसे कि डाइट या एक्सरसाइज करने से, लेकिन मेडिसिन का कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। इफेक्ट नहीं आ रहा। सो ये फैक्टर्स हैं कि जिनसे आपको अंदाज़ा होगा कि भी फैमिली हिस्ट्री भी कोई नहीं है, ये बिल्कुल। भी एक है कि स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री इसमें नहीं होती, तो इनसे आप अंदाज़ा लगाएं कि वी आर डीलिंग नॉट विद टाइप 2 डायबिटीज़ बट इट कुड बी टाइप 1 ये आपने बहुत नोटेबल और बहुत एक अहम बात डॉक्टर साहब ने जो शेयर की कि डायबिटीज़ 1 के जो पेशेंट्स ये समझ रहे हैं 40-45 की एज में डायबिटीज़ डायग्नोज होने के बाद कि हमें डायबिटीज़ 2 है, तो वो थोड़ा सा केयरफुली अपनी डिजीज़ के डायग्नोज और तशखीस कराएं। डॉक्टर साहब, मैं तशखीस के बारे में थोड़ा मजीद आपसे पूछना चाहूँगा। डायबिटीज़ 1 के ये सिर्फ हमारे यहाँ गलती नहीं होती है, यूके अच्छा। में भी गलती होती अच्छा है। अभी जो उनकी प्राइम मिनिस्टर है उसकी जी। डायबिटीज़ भी 2 साल
टाइप 2 सब्जी जाती रही और अल्टीमेटली वो टाइप 1 निकली। ओह, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। डॉक्टर साहब आपने ये फैक्ट शेयर किया कि इतनी इसकी डायग्नोसिस करना इतना क्रिटिकल है और इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि हर आम डॉक्टर आराम से डायग्नोस नहीं कर सकता। बहुत बेहतर। डॉक्टर साहब एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, तशख़ीस की बात को मैं भी टच कर रहा था कि डायबिटीज़ 1 को जो डायग्नोस करने के लेबॉर्ट्री प्रोसीजर्स हैं या मेथड्स हैं और डायबिटीज़ 2 के वो सेम होते हैं या उनमें कुछ फ़र्क है? थोड़ा सा डिफरेंस होता है। टाइप 1 डायबिटीज़ में हम फास्टिंग इंसुलिन लेवल करवाते हैं और वो अगर बहुत बेस लाइन से भी बहुत नीचे हैं, दैट इज़ वन ऑफ द डायग्नोस्टिक फैक्टर। ठीक है। फिर एक टेस्ट होता है एंटी ग्लूटामिक एसिड डीकार्बोक्सिलेट एंटीबॉडीज़, उसको हम आसान लफ्ज़ में एंटी गैड गैड एंटीबॉडीज़ कहते हैं। हमारे यहाँ अवेलेबल है, होता है। ठीक है। वो एंटीबॉडीज़ का टेस्ट वो बेसिकली एंटी जो आपके प्राइटर इंसुलिन उसके डिटेक्ट करता है एंटीबॉडीज़, तो वो करवाते हैं। अगर वो पॉजिटिव हो जाए तो दैट इज़ अगेन सपोर्टिव एविडेंस कि ये टाइप 2 डायबिटीज़ है। एंड द थर्ड वही कि क्लिनिकल, आप क्लिनिकली आप देखते हैं जो मैंने 3 चीज़ें 4 बताई हैं कि ये क्लिनिकली अगर उस पेशेंट उसमें फिट हो रहा है और जैसे ही आप इंसुलिन स्टार्ट करते हैं और एकदम से उसका रिस्पॉन्स आता है, ठीक है, ब्लड शुगर डाउन आती है, तो दैट मीन्स कि बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब मैं इसमें डायबिटीज़ 2 के हवाले से कन्वर्सेशन ज़्यादा करना चाहूँगा क्योंकि आप जैसे बताया 90% से ज़्यादा लोग डायबिटीज़ 2 का ही शिकार होते हैं। एक पॉइंट इसमें ऐड करना चाहूँगा, देर आर सम पेशेंट, बिकॉज मैंने अब मेरी जो डायबिटिक पेशेंट्स का जो स्पैन देखने का है एटलीस्ट इट्स अबाउट 15 to 20 ईयर्स ओके। जब मैं डायबिटिक पेशेंट देख रहा हूँ। आई हैव माई पर्सनल ओन एक्सपीरियंसेस आल्सो। 2-3 पेशेंट मेरी लाइफ में मैंने ऐसे भी ट्रीट किए हैं कि जिनको एक्चुअली टाइप 1 डायबिटीज़ हुई, अच्छा, लेकिन वो ट्रांजिएंट टाइप 1 डायबिटीज़ थी, यानी उनकी जो पेंक्रियाटिक बीटा सेल डैमेज है वो बिकॉज ऑफ सम वायरल इन्फेक्शन, सम अदर फैक्टर, कोई भी वो ट्रांजिएंट हुई। और ओवर अ पीरियड ऑफ 6 to 8 months क्या हुआ कि उनको पहले इंसुलिन शुरू कराई गई, अच्छा, और फिर वो इंसुलिन से रिस्पांस आया, पहले वो हाइपोग्लाइसेमिक दी गई, नहीं रिस्पांस आया, इंसुलिन दी गई, रिस्पांस आ गया, ब्लड शुगर नॉर्मल हो गई। ठीक है, और फिर ग्रेजुअली 6-8 months के बाद उनका पेंक्रियाटिक बीटा सेल्स रिकवर होना शुरू हुआ अच्छा, और वो आस्ता आस्ता उनकी इंसुलिन रिक्वायरमेंट कम होते होते बिल्कुल ज़ीरो, यानी उनकी ब्लड शुगर बिल्कुल नॉर्मल हो तो गई। उसमें मतलब 40 यूनिट्स पर डे के, अच्छा, मैं एक पेशेंट इस तरह मेरा है, उनको दी मैंने और 40 यूनिट्स तक वो गया, उसकी शुगर कंट्रोल हो गई और आस्ता आस्ता करके उसकी 40 यूनिट्स। तो डॉक्टर साहब क्या उसने मेडिकेशंस के अलावा भी कोई लाइफस्टाइल चेंजेस अपनाई थी? मतलब वो तो डेफिनेटली की होंगी, बट इट इज़ टाइप 1 डायबिटिक, वो पहले ही दुबला पतला सारा कुछ वो तो पहले ही था। तो ये एक फिनोमिना ही भी है जिसमें आपको थोड़ा सा केयरफुल रहे कि कभी कभी ऐसा पेशेंट भी, वन वेरी रेयरली। बिल्कुल ठीक है। अब जैसे आपने पहले जोर दिया डॉक्टर साहब कि रेगुलर आपको अपना डॉक्टर को एटलीस्ट विजिट करते रहना चाहिए, 1 in 6 months और 1 in a year। डॉक्टर साहब ये मेरा अगला सवाल भी था, डायबिटीज़ की तशख़ीस होने के बाद उसकी मॉनिटरिंग किस तरीके से करनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, डॉक्टर के पास कितनी दफ़ा जाना चाहिए? अब पॉइंट जो है ना, असल जिसको मैं, मेरी भी इंटरेस्ट है कि मैं भी ये पॉइंट जो है थोड़ा पब्लिकली बताऊं कि डायबिटीज़ पेशेंट जब आपके पास आ जाता है तो एक उसमें कभी भी देयर इज़ नो एमरजेंसी इन स्टार्टिंग ट्रीटमेंट इन टाइप 2 डायबिटीज़। अच्छा, यानी अगर किसी पेशेंट की शुगर 200-300 की रेंज में आ रही है तो आई विल नेवर स्टार्ट ट्रीटमेंट। ओके, देयर आर चेंजेस के जी, लाइफस्टाइल चेंजेस, ठीक है, डाइटरी मॉडिफिकेशन, एक्सरसाइज, वॉक, स्ट्रेस कम करना, ठीक है, ठीक है। ये चीज़ें करें आप पहले। अच्छा, कई पेशेंट ऐसे देखे हैं कि जिनको अर्ली ट्रीटमेंट फ़ौरन स्टार्ट कर दी जाती है और वो एकदम से उनकी शुगर डाउन हो जाती है, क्योंकि वो डेफिनेटली एक ह्यूमन नेचर है कि जब डायबिटीज़ का लफ्ज़ आपके माइंड में आ गया कि मुझे डायबिटीज़ हो गई तो आप नेचुरली कुछ ना कुछ परहेज भी करना शुरू कर देंगे, और हैवी मेडिसिन एकदम से स्टार्ट करें तो ब्लड शुगर एकदम से डाउन और हाइपोग्लाइसीमिया के साथ पेशेंट जो है ना वो आ जाते हैं। So you never ever do hurry in starting treatment unless कि there is emergency, के जैसे कि very high blood sugar more than 500, जी, या पेशेंट कोई डायबिटिक कीटोसिडोसिस की कंडीशन होती है, या पेशेंट कोई रेटिनोपैथी या हार्ट अटैक या फुट अल्सर या ऐसी किसी कॉम्प्लिकेशन के साथ आता है, तो देन इट्स ओके, आप फ़ौरन ट्रीटमेंट हमने स्टार्ट करनी है और उसको इवन समटाइम इंसुलिन भी डायरेक्ट स्टार्ट करनी है। अच्छा, बट एक माइनर जिसको अभी जस्ट डायग्नोज हुई है तो उसको एटलीस्ट आप 6 months to 1 year तक आप उसको डिले कर सकते हैं इन स्टार्टिंग ट्रीटमेंट, समटाइम्स इवन अप टू वन ऑफ माई पेशेंट कि जिसको एक डायबिटीज़ जो है वो प्रॉपर डायग्नोज डायबिटीज़, ब्लड शुगर रैंडम 300 to 50 की रेंज में थी, अच्छा, उसको मैंने 3 years तक
ओके, नॉन फार्माकोलॉजिकल यानी बगैर दवाई के वेरी नाइस, ठीक हमने है, उसको डाइट पे, एक्सरसाइज पे और इन चीज़ों पे हमने Very उसमें nice. मॉडिफिकेशंस किए और उस पर वो चलता रहा। 3 इयर्स के बाद उसको जाके अच्छा। फर्स्ट मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ी। बहुत बेहतर, ठीक है डॉक्टर साहब, ये आपने बहुत अहम और ज़रूरी बात बताई उन तमाम लोगों के जो ये सुन रहे हैं कि लाइफ स्टाइल चेंजेस, ये तमाम चीज़ें इंटीग्रेटिव अप्रोच का ही डॉक्टर साहब हिस्सा है कि पेशेंट को सबसे पहले वो अप्रोचेस बता दी जाएँ जो उसकी सेहत को ओवरऑल बहाल रखें या आप ट्रीटमेंट मेथड को डिले कर दें। एनीवेज डॉक्टर साहब, एक और चीज़ मैं आपसे डायबिटीज़ 2 के हवाले से पूछना चाह रहा हूँ जो बहुत से लोगों के जहन में आती है और बहुत से लोग उस पर परेशान भी होते हैं। डायबिटीज़ 2 हो जाने के बाद अगर आपकी डायबिटीज़ 2 अनकंट्रोल जा रही है, उसका ट्रीटमेंट अनकंट्रोल जा रहा है, आप उसको ठीक तरीके से मैनेज नहीं कर रहे, तो कौन सी और कॉम्प्लिकेशन है या कॉम्प्लिकेटेड डिजीज़ हैं जो आपको लाक हो सकती हैं, खुदा ना खास्ता? तो डायबिटीज़ तो अगर आप ओवरऑल लें तो मेडिसन जो है वो है ही डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, 3-4 डिजीज़ और उसके रिलेटेड सारी कॉम्प्लिकेशंस। अगर आप फ्रॉम हेड टू फुट आप काउंट करें तो डायबिटीज़ तो आलमोस्ट आपकी बॉडी के ईच एंड एवरी ऑर्गन को अफेक्ट करती है। ठीक है, आप रेटिनोपैथी आप देख लें, ग्लाकोमा अर्ली देख लें, ठीक है, ब्लाइंडनेस, डायबिटीज़ द लीडिंग काज ऑफ ब्लाइंडनेस वर्ल्ड वाइड स्टिल। फिर उसके बाद डायबिटीज़ द लीडिंग काज ऑफ हार्ट अटैक्स एंड इस्केमिक हार्ट डिजीज़। डायबिटीज़ द लीडिंग काज ऑफ फुट अल्सर्स एंड एम्पुटेशंस। फिर डायबिटीज़ द लीडिंग काज ऑफ नेफ्रोपैथी एंड डायलिसिस, जो पेशेंट डायलिसिस के ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, स्किन इन्फेक्शंस, फंगल इन्फेक्शंस, ठीक है। तो ये तो डायबिटीज़ जो है वो तो साइलेंट किलर, स्कारलेट साइलेंट बॉडी के किलर। किसी भी ऑर्गन को कहीं भी किसी भी टाइम डैमेज कर सकती है। ये बड़ा ज़रूरी है समझना कि अक्सर पेशेंट्स कहते हैं जी कि हम तो बिल्कुल ठीक हैं, हमें कुछ नहीं है, हम तो बेशक 300 शुगर जा रही है, लेकिन मैं उनको समझाता इस तरह हूँ कि देखें आपकी ब्लड शुगर एक ख़ास लेवल जो 120 खाली पेट 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर जो WHO का क्राइटेरिया है और 150 to 180 पोस्ट पेरेंडियल 2 घंटे खाने के बाद, अगर इससे ऊपर आपकी बॉडी की शुगर जो है वो से अबाउट 4 घंटे भी रहती है दिन के, 24 घंटे में से 4 घंटे सिर्फ वो रहती है, तो वो 4 घंटे डेली के जब आप कैलकुलेट करेंगे तो वो कितने बन जाते हैं एक मंथ में, और वो जो 4 घंटे वो हाई रहती है तो वो फिर ये जो सारी चीज़ें मैंने गिनवाई हैं इन सारी चीज़ों को वो ग्रेजुअली डैमेज करती रहती है। और फिर आस्ता 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 एक वक्त आता है कि वो चीज़ जो है ना वो डैमेज सारी हो गई और फिर वो ओवर यानी प्रेजेंटेशन डिजीज में प्रेजेंट होगी। ठीक है, इसलिए 1 मिनट 1 सेकंड भी डायबिटीज़ आपकी जो अनकंट्रोल्ड है वो डैमेज करती है, वो साइलेंट नहीं है, वो चुप करके नहीं बैठी हुई है। ठीक है, ठीक है डॉक्टर साहब, एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ डायबिटीज़ 2 के हवाले से स्पेसिफिकली, शुगर मॉनिटरिंग ये कितनी फ्रीक्वेंट होनी चाहिए? पेशेंट रोज़ाना घर पे 1 दफ़ा 2 दफ़ा चेक करे? नहीं ऐसा नहीं होता। देखें व्हेन वी टॉक ऑफ थिंग्स फॉर आवर पेशेंट्स तो हमें थोड़ा सा कन्वीनियंस ऑफ पेशेंट्स और एक ऐसा भी एडवाइस दें हम कि जिससे वो अपने मतलब लाइफ में अपने आप को डिप्रेस ना हो जाए कि ये क्या हो गया हमें। रिकमेंडेड ये होता है कि व्हेन एवर डायबिटीज़ इज़ डायग्नोज्ड और उस वक्त आपने एक मेडिसिन को शुरू की या आपने नॉन बगैर मेडिसिन के उनको परहेज़ें बता के हमने कहा कि भाई आप अपनी कहते कहें तो उस वक्त आप लेट्स से डेली कर लें, लेकिन वो डेली पेशेंट गलत करते हैं कि ऐसा नहीं करना कि डेली फास्टिंग चेक कर ली। उसमें रिकमेंडेड ये है कि आप जैसे कि सुबह खाली पेट, फिर नाश्ता करने के 2 घंटे बाद, फिर दोपहर खाली पेट, फिर दोपहर खाने के 2 घंटे बाद, रात खाली पेट रात खाने के 2 घंटे बाद और बेड टाइम रात सोते वक्त 11-12 बजे, ये एक स्टैंडर्ड टाइम है शुगर चेक करने के। उनमें से कोई एक कर ले, लेकिन डेली डिफरेंट टाइम पे करे। जैसे एक दिन अगर सुबह फास्टिंग की है तो नेक्स्ट डे पे रात खाने के बाद कर ले, अच्छा, उससे नेक्स्ट डे पे दोपहर खाने से पहले कर ले। तो ये इस तरह करके वो से अबाउट 2 वीक्स 3 वीक्स का सिर्फ ये देखे कि मेरी टोटल 24 आवर्स में किस तरह बिहेव कर रही है। बिल्कुल ठीक है। इसका एक और फ़ायदा होता है, इसका ये फ़ायदा है कि आपको इस डायरी से पता चलता है कि पेशेंट के साथ प्रॉब्लम क्या है, वो किस टाइम पे मील हैवी ले लेता है जिसकी वजह से हाई हो जाती है और किस टाइम पे वो उसकी जो है वो नॉर्मल रेंज में आती है। इसकी वजह से हम अपने पेशेंट को जो डाइट प्लान है वो भी फ़ायदा होता है उसको एडवाइस करने में कि ये आपका जो टाइम है इसमें आप प्रॉब्लली हैवी मील ले रहे हैं, ठीक है, इसको कम करें, ठीक है, और इस टाइम पे आपका थोड़ा सा नॉर्मल है तो इसको इधर ले आए थोड़ा सा। बहुत बेहतर। तो इस तरह करके हम ये आपने बहुत अच्छी अहम बात जब बताई, एक दफ़ा कंट्रोल हो जाए यानी पेशेंट बिल्कुल स्टेबल है, उसका वो जो ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन है वो भी बिल्कुल ठीक हो गया, उसमें उसके बाद उसको अगर वीक में वो 2 दफ़ा भी इसी तरह मुख्तलिफ टाइमों पे कर लेता है और वो इट्स ओके स्टेबल है, देन इट्स ऑल राइट। एक और इसमें चीज़ जो ज़रूरी है जो अभी अक्सर पेशेंट्स गलती करते हैं, आज भी पेशेंट्स 1-2 आए हैं मेरे पास,
वो ये होता है कि जब भी डॉक्टर के पास जाएं डायबिटिक पेशेंट, जब भी जाएं, चाहे वो मेडिसिन ले रहा है या नॉन बगैर मेडिसिन पे वो है, तो एक मेहरबानी करें कि जिस दिन आप जाएं उस दिन या उससे एक दिन पहले अपनी खाली पेट और नाश्ते के बाद शुगर चेक करके ज़रूर लेके जाएं, सो दैट वी कैन हैव आइडिया कि भी जो हमारी ट्रीटमेंट है उसके ऊपर कैसा कंट्रोल चल रहा है। आज भी मेरे पास एक दो पेशेंट ऐसे आए हैं कि जिनको मैंने मतलब डिस्पाइट कि उनको पूरी काउंसलिंग सारा बताया है, लेकिन ये है कि वो 1 महीने से उन्होंने शुगर चेक भी नहीं किया। अब वो मेरे पास आ गए और कहते हैं जी कि अब आप देखें, अब मैं उसमें क्या देखूं, मुझे उसका लेवल कंट्रोल नहीं पता कि इस वक्त क्या चल रहा है इनके साथ। तो ये ज़रूरी होता है कि जब भी डॉक्टर के पास जाएं तो उस दिन सुबह खाली पेट और नाश्ता करने के 2 घंटे बाद, अपनी मेडिसिन लेने के 2 घंटे बाद, अगर उस दिन पॉसिबल नहीं तो एक दिन पहले वाली कर लें, लेकिन वो ज़रूर रिकॉर्ड लेके जाएं डॉक्टर के पास। मेरे ख्याल में जितने आपके पेशेंट्स भी सुन रहे हैं उनको भी कहूँगा कि अगली दफ़ा प्लीज़ डॉक्टर साहब के पास आएँ तो अपनी एटलीस्ट उस डे की या प्रीवियस डे की शुगर रेगुलेशन मॉनिटरिंग ज़रूर करके आए। और सर मेरा अगला सवाल यहीं से शुरू होता है, वो भी बहुत अहम सवाल है और एक अहम चीज़ है जो मैं भी अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत नोट करता हूँ, आपने भी नोट की होगी, कि पेशेंट डायबिटीज़ टू लेस से डायग्नोज हुआ है, वो आपके पास आता है, आप उसको फौरी तौर पे ट्रीटमेंट देते हो, उसका सही टाइम पे ट्रीटमेंट भी शुरू हो जाता है। विद इन 2-3 मंथ्स वो बहुत अच्छी रिकवरी पाता है, उसके जो साइड नेगेटिव सिम्टम्स है वो रिकवर हो जाती हैं। उसके बाद पेशेंट भूल जाता है कि मुझे डायबिटीज़ है। ऐसे पेशेंट्स के लिए क्या कोई लिमिटेशंस हैं कि उसको कितने महीने बाद डॉक्टर के पास लाजमी जाना चाहिए, कितने दिनों बाद लाजमी जाना चाहिए? देखें, पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। अगर एक सिंपल पेशेंट है बिल्कुल, यानी जिसको सिर्फ डायबिटीज़ है जी, तो हम रिकमेंड ये करते हैं कि पढ़े लिखे जो लोग हैं कि व्हाट आई से यूज़ दैट वर्ड कि जी डायबिटीज़ का डॉक्टर खुद बने, यानी अपनी डायबिटीज़ का डॉक्टर खुद बने। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपको खुद फिक्र होनी चाहिए कि मेरी डायबिटीज़ जो है उसका लेवल क्या चल रहा है, मैंने अपने 6 महीने बाद कौन से टेस्ट करवाने हैं, मैंने अपने 1 साल बाद कौन से टेस्ट करवाने हैं, मैंने अपना जो अगर ये टेस्ट ख़राब आते हैं तो क्या करना है, कैसे मैनेज करना है, मैंने परहेज़ें कौन सी करनी है, मैंने फुट एग्जामिनेशन कैसे करना है और कितने अरसे बाद करने हैं। ठीक है, मैंने अपना ECG जो होता है, जैसे कि डायबिटीज़ में साइलेंट MI हो जाते हैं, यानी पता ही नहीं चलता, पेन होता नहीं है और पेशेंट को हार्ट अटैक हो जाते हैं। तो 40 अच्छा, फिर उसमें ये तो सिंपल पेशेंट है। फिर अच्छा उसके बाद कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट्स होते हैं जिनमें कि पहले से कोई प्रॉब्लम डायबिटीज़ की वजह से कॉम्प्लिकेशन आ गई, उनमें थोड़ा फ्रीक्वेंट चेकअप होता है, यानी आपसे मंथली चेक करवा लें। जो सिंपल पेशेंट है वो 4 महीने बाद भी, 5 महीने बाद भी आकर चेक करा सकते हैं, कोई उसमें मसला नहीं। लेकिन तब कि अगर वो अपना डॉक्टर खुद बने और अपनी डायबिटीज़ की 4 महीने वो जो है बीच वाले वो खुद केयर करे। अगर वो अपने 4 महीने में खुद केयर करता है और सेटिस्फाई रहता है कि हाँ मेरे लेवल ठीक आ रहा है, मेरी डाइट ठीक है, मेरा एक्सरसाइज अपनी एक्टिविटी सारी मेंटेन कर रहे हैं, देन इट्स ओके, आप 6 महीने बाद आ गए। लेकिन अगर वो अपनी डायबिटीज़ का खुद डॉक्टर नहीं बनेगा तो देन प्रॉब्लम है। मतलब हम सारी चीज़ें बीइंग ए डॉक्टर हम सारी चीज़ें मैनेज नहीं कर सकते। ये पेशेंट्स को अपनी डायबिटीज़ को खुद पढ़ के अंडरस्टैंड करके उसको थोड़ा सा कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो खुद मैनेज करेगा पेशेंट, तब काम चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। बहुत बेहतर। डॉक्टर साहब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी हवाले से है जो बात आपने अभी शेयर की। हमारे मुल्क में भी कुछ ऐसे लोग हैं मशहूर, जैसे वसीम अकरम है, बहुत उससे पहले ही वॉज डायग्नोज विद डायबिटीज़ बट अभी ही इज़ लिविंग अ हेल्दी लाइफ। इसी तरह बाहर भी एग्जाम्पल्स मौजूद है, हॉलीवुड के कुछ बहुत अच्छे एक्टर्स हैं जिनको डायबिटीज़ टू डायग्नोज हुई थी और अभी वो अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हम आम तो लोग इस चीज़ को कोई मेडिकल समझते हैं कि और हकीकत नहीं समझते। मैं ये जानना चाहता हूँ कि उन लोगों में क्या फ़र्क है और हमें recognize exactly the name, but that is Miss Universe, जो जी probably 2007 और 8 की जो मिस यूनिवर्स है, अच्छा शी इज़ डायबिटिक, और जब मिस यूनिवर्स बनी थी तो उस वक्त भी वो डायबिटिक थी और शी वाज ऑन कंटिन्यूअस इंसुलिन पंप। अच्छा, ठीक है, यही मेरा सवाल है डॉक्टर साहब कि वो लोग अपने लाइफस्टाइल में ऐसी क्या चेंजेस ला रहे हैं, ओवरऑल वो अपने मेडिकल ट्रीटमेंट में क्या कर रहे हैं जो उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, वो अपनी लाइफ हेल्दी गुजार रहे हैं। लेकिन हम लोग उसमें डाइट कॉन्शियस भी होता है, यानी एक बैलेंस डाइट लेना। एक तो ये फैक्टर है कि हमारे यहाँ भी इतना कंसेप्ट नहीं है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग एक टर्म यूज़ होती है। कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग ये होती है कि आपने जो एक रिकमेंडेड डॉक्टर ने आपको कहा है कि लेट्स से आप 2000 कैलोरीज, मतलब कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग भी कह सकते हैं या कैलोरीज इनटेक भी कह सकते हैं। हमारे यहाँ उसको इजीली अंडरस्टैंड कैलोरीज की फॉर्म में किया जा सकता है। ठीक है सर, कि आप इतनी कैलोरीज जो है ना वो दिन में लें। अब वो
जो पुराना कंसेप्ट था कि जी डायबिटीज़ पेशेंट है तो उसको ये भी बंद है, ये भी बंद है, ये भी बंद है, ऐसा नहीं है हमारे कि वे इस तरह से पेशेंट डिप्रेशन में चले जाते हैं। इस तरह के पेशेंट जब लेट सपोज एक हेल्दी बिल्कुल एक घर में सारे नॉर्मल है लोगों में एकदम से एक पेशेंट डायबिटीज़ डायग्नोज होता है, वो फिर जब उसको डॉक्टर सब कुछ मना कर देते हैं तो वो फिर एक डिप्रेशन में चला जाता है और दैट इज़ अगेन ए कंप्लीट डिजास्टर, अनदर कॉम्प्लिकेशन। और या वो डिप्रेशन में चला जाएगा और या ये है कि वो चोरी खाएगा, यानी वो घर वालों को नहीं पता होगा और वो चोरी बीच में खा लेगा। तो इसलिए ये जो कंसेप्ट है ना जी कि डाइटरी मैनेजमेंट या डाइटरी रिस्ट्रिक्शन ये अब ख़त्म है। अब आपका कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग है, यानी अगर डायबिटिक पेशेंट चाहे तो आम भी खा सकते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ कहते हैं आम क्यों खाएं, पर डॉक्टर साहब ये भी लेकिन वो रिस्ट्रिक्शन में तो नहीं, वो किस तरह होगा आम कि वो पूरा आम नहीं खाएगा, वो अपनी ये लेट सपोज अगर वो दिन के टाइम में 2 रोटियां खाता है तो 1 रोटी कम कर दे और थोड़ा सा हाफ या 2 स्लाइसेस आम के ले ले। ओके, उससे उसकी जो कैलोरीज हैं वो बैलेंस हो जाएंगी। चीज़ों को बैलेंस करना है, चीज़ों को बैलेंस करना है। और फिर एक तो ये कंसेप्ट, दूसरा कंसेप्ट इससे क्या होगा कि आपकी लाइफ में इंटरेस्ट रहती है, यानी आप ये नहीं कह सकते कि मुझे तो हर चीज़ मना हो गई, बिल्कुल ठीक, ऐसा नहीं है। फिर आपने अपनी कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग करके अपनी कैलोरी इंटेक जो है वो डिसाइड करके अपने बॉडी वेट के हिसाब से उतनी कैलोरीज डेली ले लें। फिर दूसरा एक्सरसाइज कि हमारे यहाँ एक आसान, बहुत ही आसान सी बात या सिंपल अंडरस्टैंड के वेस्ट में हम जाते हैं, मैं भी अक्सर कॉन्फ्रेंस में जाता हूँ। वेस्ट में एक कंसेप्ट, अगर आप जिस तरह आप मेरे दोस्त हैं, कोई बंदा बातें कर रहे हैं, कोई बंदा किसी को अगर ये कह दे कि मैं पूछे भी आप कौन सी गेम करते हैं और वो आगे से ये कह दे कि मैं कोई गेम नहीं करता, यानी मैं खेलता नहीं हूँ कोई, दैट इज़ वेरी ऑकवर्ड। आप अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए कोई गेम नहीं करते, कोई फिजिकल, तो वहाँ कंसेप्ट ये है कि हर बंदे ने स्कूल्स में सिखाया जाता है कि हर बंदे ने गेम कोई करनी है, 2-3 गेम उसने करनी है एक्टिविटी। हमारे यहाँ ये कंसेप्ट नहीं है। हमारे यहाँ कोई आपको जॉगिंग करता हुआ नजर आ जाएगा तो उसको लोग एबनॉर्मल समझे कि वो देखें जी वो इतना बड़ा आदमी है और वो जॉगिंग कर रहे हैं। बिल्कुल। या हमारे यहाँ फिर सिक्योरिटी ऐसे हालात ऐसे हैं कि आप बाहर निकलेंगे तो जॉगिंग करेंगे तो कोई पता नहीं। मुझे याद है मैं कॉलेज डेज में जब करने शुरू की तो लोग कहते थे शायद मैं आर्मी का टेस्ट देने जा रहा हूँ, इसलिए जॉगिंग शुरू की। ये एक फ़र्क है वहाँ पे और हमारे में। ये फ़र्क है कि वहाँ लोग अपनी फ़िज़िकल हेल्थ का ख्याल रखते हैं, उनको बचपन से सिखाया जाता है कि भाई ये चीज़ें हैं, ये ज़िंदगी में आपने साथ फिटनेस जो है वो अपनी आपने रखनी है। तो यहाँ पे ये इस वेरी लैक, हमारे यहाँ कुछ सिक्योरिटी के इश्यूज कुछ ऐसे हैं कि हम अपने बच्चों को बाहर नहीं भेज सकते कि वो जाके प्ले करें ग्राउंड में ओपनली फिजिकली, तो वो एक मतलब अजीब सा डर खौफ सा। अगेन दैट इज एन एलिमेंट। ठीक है डॉक्टर साहब मेरा आखिरी सवाल है ये आपसे। आपने 2-3 चीज़ें तो बहुत बुनियादी बता दी, अभी आपने फिजिकल एक्टिविटी एक्सरसाइज के वाले से भी पॉइंट रेज किया। मैं चाहूँगा कि वो लोग जो खुदा न खास्ता डायबिटिक हैं और अभी कन्वर्सेशन सुन रहे हैं, उनको वो 4 से 5 मोटी मोटी कौन सी बातें आप बताना चाहेंगे जो उनको रेगुलर फॉलो करनी है थ्रू आउट देयर लाइफ अगर वो डायबिटीज़ डायग्नोज हो चुकी है उनको? एक तो वही है ना कि ईट फॉर हेल्थ, ठीक है, हेल्दी लाइफस्टाइल, यानी ये खाने को एंटरटेनमेंट ना समझे। ठीक, हमारे यहाँ ये एक बड़ा बैड कंसेप्ट है कि खाना जो है वो एंटरटेनमेंट समझ ली गया। किसी के घर जाए तो खाना, फौतगी हो गई खाना, शादी हो खाना, तो ये एक गलत कंसेप्ट है। खाना ज़रूरत के तहत खाया जाता है। हमारे यहाँ ये है कि खाना खाया भी हो, कोई चीज़ नज़र आ जाए फिर खाना शुरू हो, दैट इज़ रॉन्ग। खाना जो है वो कहते हैं ना जिंदा रहने के लिए खाएं, खाने के लिए जिंदा ना रहें। तो एक तो ये कंसेप्ट है कि खाना अपनी ज़रूरत के तहत खाएं, और अब हमारी रिक्वायरमेंट्स उतनी नहीं है जितनी आज से 40-50 साल पहले लोगों की होती थी। फिजिकल एक्सर्शन हमारा इतनी फिजिकल वो नहीं है। जी हाँ। दूसरा ये है कि अपना रेगुलर चेकअप, यानी एक सेल्फ जिसको कहते हैं ना, मतलब एक वही पहला कंसेप्ट ये है कि एक हेल्दी डाइट या हेल्दी खाना। दूसरा रेगुलर अपनी फिटनेस का ध्यान रखेंगे, जैसे कि भी मैंने अपने बॉडी को फिट रखना है, अपना वेट मेंटेन रखना है, मतलब आई वांट टू एंजॉय हेल्दी लाइफ टिल द एज ऑफ 70, 80, 90। जब ये कंसेप्ट होगा तो फिर आप अपना आज से ही इस चीज़ को, क्योंकि अगर आप आज खाने ज़्यादा खाएं एक्टिविटी, या अब कई पेशेंट ऐसे आते हैं हमारे पास कि जो कहते हैं जी मैं कह जी एक्सरसाइज, आपका वज़न बढ़ गया, आप एक्सरसाइज क्यों नहीं करते? वो जी काम बहुत ज़्यादा होता है, कारोबार बहुत ज़्यादा है, टाइम नहीं मिलता। तो मैं एक सिर्फ जुमला उनको कहता हूँ, मैं कि अगर आप चाहते हैं कि अगले 10 साल बाद भी आप अच्छा कारोबार कर रहे हों तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी सेहत, कारोबार अगर आपकी सेहत गई तो 4 साल बाद कारोबार भी आपका ठप हो जाएगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप अगले 15-20 साल बाद भी अच्छा कारोबार करें तो आज से अपनी सेहत पहले ख्याल रखें, फिर कारोबार चलेंगे। तो ये फिजिकल फिटनेस अपनी। तीसरा ये है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है जैसे डायबिटीज़ है
तो रेगुलर चेकअप, अपनी फ़िक्र करें, अपना चेकअप रेगुलर रखें। और मेडिसन अपनी, और मेडिसन से भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जो भी डॉक्टर ने हदायत आपको नॉन बग़ैर मेडिसन के जो जो हदायत दी हैं, जैसे कि कोई आपको कैलोरिक इनटेक का कोई बताया या कोई और चीज़, उनका ध्यान रखें। यानी अपना फ़िक्र खुद करें। डॉक्टर मतलब अब डॉक्टर ने अगर 100 पेशेंट देखने हैं तो उसके पास इतना टाइम समटाइम नहीं मिलेगा। अपनी डायरी बनाएं खुद। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, एक और पेशेंट का बेचारे आते हैं हमारे पास तो उनको याद भी नहीं रहता कि हमें डॉक्टर से क्या पूछना है, तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप अपने घर में डायरी बना के लिख लिया करें कि जो जो चीज़ें आपने डॉक्टर से आपके माइंड में आती हैं पूछनी है, वो लिख के ले आया करें। तो वो डॉक्टर जब बैठता है उसको तब याद नहीं आती। तो बस ये है। और फिर अपनी मेडिसिन रेगुलर है। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो अर्ली उसको मतलब है ना डायग्नोज। बहुत बेहतर, ठीक है डॉक्टर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आज की आपने गुफ्तगू के लिए टाइम निकाला और हमें टाइम दिया। हम डॉक्टर साहब से मज़ीद टाइम भी लेते रहेंगे, और खुसूसन ये टॉपिक डायबिटीज़ रिवर्सल प्रोग्राम जो हमने शुरू किया जिसका पार्ट 1 था आज, इसको हम कंटिन्यू रखेंगे इंशाल्लाह। और डायबिटीज़ के हवाले से मज़ीद जो क्वीरीज क्वेश्चन आप लोगों के हैं हम उनको अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।